दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, नए टॉपिक को लेके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि चेक से रिलेटेड हैं कि चेक्स बाउंस होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है जो मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि चेक बाउंस होने पर हमें लीगल नोटिस भेजना जिसका चेक बाउंस हुआ उसे ज़रूरी है। तो जी हाँ, उसको लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी है जो कि आपको 30 दिन के अंदर भेजना होता है। उस लीगल नोटिस में आपको सामने वाले के 15 दिन का टाइम देना होता है कि 15 दिन में वो पेमेंट कर सकता है, और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आपको फिर 30 दिन के अंदर केस फाइल करना पड़ता है। तो ये आपको कंपलसरी नोटिस भेजना ही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप चेक का नोटिस भेजना उसको भूल गए हैं और 30 दिन आपके निकल चुके हैं तो उसका क्या उपाय है। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आप चेक का नोटिस भेजना भूल गए हैं तो चेक की जो डेट होती है उससे 3 महीने तक चेक वैलिड रहता है। यानी कि सितंबर की डेट है तो अगर 12 सितंबर की डेट है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 दिसंबर तक चेक वैलिड रहेगा। उसके बीच में आप दोबारा चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं और बैंक से जो मेमो मिलेगा उसके साथ आप दोबारा से उसको नोटिस भेज सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि चेक बाउंस का केस कहाँ फाइल होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक पंजाब की पार्टी है, उसने आपको चेक दिया, आप दिल्ली में रहते हैं और उसका चेक हो गया बाउंस। तो आपको जो आपकी दिल्ली की होम ब्रांच है वहाँ पे जोन सा कोर्ट लगता है उस एरिया का, वहाँ पे आपको उसका केस फाइल करना है चेक बाउंस का। और जो पंजाब की पार्टी है उसे हर तारीख को जब भी डेट पड़ेगी तो उसे पंजाब से हर हाल में दिल्ली आना होगा जिस दिन कोर्ट की डेट पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चेक बाउंस होने के बावजूद क्या आप एफआईआर करनी ज़रूरी है। तो जी नहीं, एफआईआर इसमें ज़रूरी नहीं है और ना ही पुलिस इसकी एफआईआर करेगी। हाँ, यदि अगर चेक में कोई ऐसा मामला आ रखा है कि फ्रॉड के साइन हो रखे हैं या फिर उसमें कोई ऐसा कुछ घपला करके उस चेक को किसी तरीके से बाउंस कराया गया है तो उस मामले में पुलिस एफआईआर लिख सकती है, वरना ये मामला सीधा कोर्ट में ही जाता है। डायरेक्ट आप कोर्ट से ही कार्रवाई करा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या चेक बाउंस होना अपराध माना जाएगा। जी नहीं, इसमें 2 मामले आते हैं। यदि आप किसी को लोन दे रहे थे या किसी को आप उधार पैसे दे रहे थे या आप किसी को गिफ्ट के थ्रू पैसे दे रहे थे तो वो अगर चेक बाउंस होगा तो वो अपराध के उसमें नहीं आता है। अगर आपने किसी कानूनी उसके किसी को थ्रू पैसे दिए थे तो वो चीज़ अपराध में आती है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोर्ट की तारीख पड़ती है चेक बाउंस में तो क्या आपको जाना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है ये, क्योंकि ये आपराधिक मामला है तो एनआई एक्ट के तहत आपको जाना ही पड़ेगा। और आपको जब कोर्ट से आप नहीं आएंगे तो कोर्ट से आपको सम्मन आएगा। उस सम्मन में आपको जमानत भी लेनी पड़ेगी कोर्ट जाकर, और तब भी आप पेश नहीं होते तो कोर्ट आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है, नॉन बेलेबल वारंट आपको भेज सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे और उसका चेक बाउंस हो गया है तो क्या मैं उसके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा और दीवानी मुकदमा एक साथ कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और उसका चेक बाउंस हो गया तो आप उस पर एक चेक बाउंस का मुकदमा भी कर सकते हो आपराधिक, और दूसरा साथ ही साथ उस पर आप एक और मुकदमा कर सकते हो जो है रिकवरी ऑफ मनी का। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आपका चेक बाउंस करने का अगर आपका चेक का बाउंस का केस करने का टाइम निकल चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो भी आप उस चेक के बेस पर सिविल मुकदमा कर सकते हैं कोर्ट में जाके। उसके लिए आपका पूरा राइट है। अगला सवाल ये है कि अगर आपने किसी से चेक लिया है, मान लीजिए आपने किसी से पैसे लेने हैं और उस बंदे ने साइन करके दे दिए चेक पे और आपके सामने आपको बोल दिया कि लो जी भर लो चेक, इतना अमाउंट इसमें भर लो, अमाउंट और साइन उसने मार दिए और चेक आपने अपनी राइटिंग में भर लिया, तो क्या अगर वो चेक बाउंस हो गया तो क्या फिर आपके मुकदमे में कोई फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि ये आपने भरा है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश हैं कि चेक किस राइटिंग से भरा गया है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर जिस बंदे ने आपको चेक दिया है उसने साइन करे हैं और चेक साइन फर्जी नहीं है और वाकई में कानूनी तौर पे आपको उसने पैसे देने थे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुकदमा उसके खिलाफ़ ही जाएगा। लेकिन
मैं ये सुझाव दूंगा कि आप जिससे पैसे लेने हैं उससे ही चेक भरवाएं, खुद ना भरें, क्योंकि कोर्ट में छोटे छोटे जो सबूत होते हैं वो इकट्ठा करने में अगर आपके सबूतों की कमी हुई तो आपके विपरीत मुकदमा जा सकता है। इसलिए अवॉइड करें, जिससे पैसे लेने हैं उससे ही पूरी चीज़ भरवाएं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर चेक बाउंस हुआ है और उसका जो रीज़न है वो साइन मिसमैच है या फिर चेक उसके जिसने आपको दिया है उसके थ्रू स्टॉप करा दिया गया है, या फिर मान लीजिए कि चेक में कोई गड़बड़ी ऐसी है, मतलब किसी भी कारण से अगर चेक बाउंस होगा तो आप उस बंदे पे, अगर वो कानूनी तौर पे आपको पैसे देने बनते थे, तो आप उस बंदे के ऊपर आपराधिक केस कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको चेक किसी कंपनी ने दिया है और वो चेक बाउंस हो जाएगा तो आप किसके खिलाफ़ मुकदमा करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि उसमें आप, चाहे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, कोई भी हो, उसमें आप कंपनी के खिलाफ़ मुकदमा करेंगे और जो उसमें मैनेजमेंट देखते हैं, जिसने आपको जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं आपके साथ, जिन्होंने आपको चेक दिया है, उन सबका नाम बीच में शामिल करेंगे। तो अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि अगर आपने किसी के ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर रखा है और उस बंदे की मृत्यु हो जाती है तो क्या मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, या मुकदमा आप वो पैसे जो आपके हैं लेनदार से लेने हैं जो वो उनके बच्चे या उनके भाई देंगे? तो इसमें सीधा आंसर इसका ये है कि अगर आपका मान लीजिए किसी से मुकदमा चल रहा है और आपने उससे पैसे लेने हैं तो वो मुकदमा उसकी मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पिता ने अगर मर्डर किया है तो उसका फांसी उसके बच्चे को नहीं दे सकते, उसके लड़के को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। लेकिन उस पर यह है कि आप उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे किसी पिता की मृत्यु हुई है तो उनके बच्चों पर आप सिविल का मुकदमा कर सकते हैं, रिकवरी का, कि आपके जो बंदे थे, इन्होंने मैंने पैसे लिए थे, इनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी जो विरासत है वो आपको मिली है, जो भी आपको प्रॉपर्टी मिली है उनकी मृत्यु के बाद, तो आप इस पेमेंट को कराइए। इसलिए आप इसमें सिविल का मुकदमा कर सकते हैं उनकी उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने किसी से मान लीजिए कुछ पैसे लेने थे, यानी मान लीजिए आपने उससे 3 लाख रुपए लेने थे और उस बंदे ने आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया कि हाँ जी अमाउंट भर लो, लेकिन आपने क्या किया कि आपने 50,000 जो ब्याज हो रहा था वो भी आपने उसको ऐड करके 3.5 लाख भर के चेक को करा दिया बाउंस। तो क्या आपका केस में दिक्कत आएगी? तो हाँ, आपके केस में दिक्कत आएगी। आपका जो है, आपके पास जो 3 लाख के हैं वो तो इनवॉइस अगर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जो आपको 50,000 आपने फालतू भरा है, या तो आप 3 लाख से कम अमाउंट भरते तो आपका हो जाता। आपने जो 50,000 फालतू भरे हैं उसके लिए आपके पास कोई एग्रीमेंट है कि इस चीज़ के ऐड करे हैं मैंने, ये ब्याज के ऐड करे हैं, तो इस केस में आपका जो केस है वो डिसमिस हो सकता है, ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगला सवाल और आखिरी सवाल ये है कि जो हर किसी का होता है कि चेक बाउंस के केस में कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको सीधा बताऊं कि चेक बाउंस के टाइम में कितना टाइम लगता है ये कोई नहीं जानता, ये तो सिर्फ न्यायालय के हाथ में है, कि वकीलों के हाथ में नहीं होता कि चेक बाउंस में कितना टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि आप अपील कर सकते हो, वो अपील कह रहा हूँ, आप सेटलमेंट कर सकते हैं पहली या दूसरी तारीख में, चाहे आप शिकायत करता हूँ या आपने पैसे देने हो, तो आप अपील कर सकते हैं मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो कोर्ट से अप्रूव कर देगा और आपका मामला अलग चला जाएगा, वहाँ पे आपकी सेटलमेंट कराई जाएगी, वहाँ एक एग्रीमेंट बन जाएगा जिसे रिकॉर्ड किया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, और उसके बाद आपका केस ख़त्म हो जाएगा। ये हो सकता है सबसे बढ़िया। नहीं तो आप करते रहिए, केस चलता रहेगा, जब केस का फैसला आएगा उसके बाद आपका केस ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक के लिए ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। अभी तक के लिए नहीं, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।